राम राम। जैसा कि अक्सर होता है और मैं कहता भी हूं कि मोदी शाह युग में एकदम से अनुमान लगा पाना कठिन है। सब राज्यपालों उपराज्यपालों के नाम लोग ले रहे थे और उन्हीं में से एक सीपी राधाकृष्णन वो भारत के नए उपराष्ट्रपति होंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि वैसे तो जब तक हो न जाए तब तक नहीं कहा जा सकता, लेकिन अब मैं ये मानता हूं कि सीपी राधाकृष्णन ही चंद्रपुरम पोन्नुस्वामी राधाकृष्णन ही वो उपराष्ट्रपति होने जा रहे हैं। वो जगदीप धनखड़ जी के बाद दूसरे ओबीसी समाज से आने वाले उपराष्ट्रपति होंगे। दक्षिण भारत से हैं, तमिलनाडु से हैं, और तीसरे होंगे जो तमिलनाडु से उपराष्ट्रपति बनेंगे। तो राजनीति तो ऐसे ही चलती है। और मैंने कल भी कहा था, हालांकि पहले मैं कह दूं, फिर से दोहरा दूं कि मेरा अनुमान बिल्कुल ये नहीं था कि सीपी राधाकृष्णन हो रहे हैं। मैंने ऐसा कोई अनुमान नहीं लगाया था, तो ये बताना बहुत आवश्यक है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, पत्रकार के तौर पर हर कोई यही बताता है कि मैंने भी अनुमान लगाया था। ढेर सारे में से कोई एक तुक्का ठीक निकल जाए, और कई लोग तो क्या करते हैं कि अलग अलग अनुमान लगाते हैं। उनमें से जो एक ठीक निकला, दबाव बनाकर वो भी नहीं कर पाते, क्योंकि कठिन होता है राजनीति में। जब बहुत कुछ विचार विमर्श से तय होता है तब तो फिर भी पकड़ में आ जाए, ऐसे क्या पकड़ में आएगा। लेकिन अब मूल रूप से बात कर लेते हैं कि सीपी राधाकृष्णन ये हैं कैसे, क्योंकि भारत के नए उपराष्ट्रपति हो रहे हैं। तो कैसे हैं सीपी राधाकृष्णन, वो समझना बहुत जरूरी है, वो जानना बहुत जरूरी है। सीपी राधाकृष्णन, मैंने जैसे नाम बताया, चंद्रपुरम पोन्नुस्वामी राधाकृष्णन, एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। अभी वर्तमान की बात करें तो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं जगत प्रकाश नड्डा, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने ऐलान किया उनके नाम का, और चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा को एनडीए ने वो अधिकार सौंप दिया था। तो पहले एनडीए की बैठक हुई थी 7 तारीख को, और कल हुई भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में। इनका जन्म 20 अक्टूबर 1957 में हुआ तिरुपुर, जो पहले मद्रास प्रेसिडेंसी स्टेट हुआ करता था, आज का तमिलनाडु, तो वहां पर हुआ। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में वो ग्रेजुएट हैं, तो उन्होंने ये किया हुआ, और छात्र आंदोलनों में रहे। जनता पार्टी से भी उनका जुड़ाव बताया जाता है। बाद में वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए, संघ चालक रहे वो, जो कोयम्बटूर जिले में संघ चालक रहे वो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े वो। और जो भारतीय जनसंघ था उसकी राज्य कार्यकारिणी के सदस्य भी रहे। 1996 80 में भारतीय जनता पार्टी बन गई, तो 1996 में तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी के सेक्रेटरी बन गए, सचिव। 2 बार वो लोकसभा के सांसद चुने गए, 1998 और 1999। सीट थी कोयम्बटूर। आपको याद होगा 1998 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे वो 14, 18 और 22, 28 ऐसे कुछ तारीख थी उसकी, फरवरी 1998 में हुए थे। और एआईएडीएमके के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठजोड़ था। एआईएडीएमके बहुत ताकतवर थी उस समय, उसके पक्ष में मजबूत हवा चल रही थी, और भारतीय जनता पार्टी और दोनों साथ हो गए, तो दोनों का लाभ हुआ। और उसमें सीपी राधाकृष्णन वो सांसद बन गए। सांसद बनकर वो पहुंच आए दिल्ली। 1998 में 30 सीटें, मुझे जहां तक ध्यान में आ रहा है, कि एनडीए को मिली थी, और एआईडीएमके के साथ गठजोड़ था। जयललिता बड़ी नेता थी, दूसरी तरफ करुणानिधि थी। हालांकि 1999 में फिर से डीएमके बड़ी पार्टी हो गई, और जो एनडीए का गठजोड़ था वो तो कम हो गया, सीटें बहुत घट गई एआईडीएमके की भी। आपको याद होगा उस वक्त जो चीजें चली थी। और 2004, 2014 और 2019 वो हारे, यानी 98-99 के बाद वो लगातार 3 चुनाव हारे, 4, 14 और 19। अब चूंकि सांसद के तौर पर अलग अलग जिम्मेदारी होती है, तो उसमें संसद की जो स्थायी समितियां होती हैं उसके सदस्य रहे। स्टॉक एक्सचेंज घोटाले की जांच के लिए जो विशेष समिति बनी थी उसके भी संसदीय समिति के सदस्य थे। 2004 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व किया, भारत सरकार ने भेजा। ताइवान जाने वाले पहले भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल के भी सदस्य रहे। 2003 से 7, या मतलब वो जो भारतीय जनता पार्टी के तमिलनाडु के वो अध्यक्ष रहे, ये 2003 से 7 ही मेरे ख्याल से रहे वो। 2007 में उन्होंने बड़ी जबरदस्त एक यात्रा निकाली थी, 19,000 किलोमीटर लंबी यात्रा निकाली थी, रथ यात्रा।
2007 में। उस वक्त तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे और उनके मुद्दे नदी जोड़ो योजना, आतंकवाद, समान नागरिक संहिता, अस्पृश्यता विरोध, नशे के खिलाफ जागरूकता, एक तरह से जो भाजपा संघ के एजेंडे रहते हैं उन एजेंडों को लेकर उन्होंने ये यात्रा निकाली थी। उसके बाद जाहिर है जब 19 में भी चुनाव हार गए और लगातार, तो फिर फरवरी 2023 में इनको झारखंड का राज्यपाल बनाया गया। अतिरिक्त कार्यभार इनको मिला तेलंगाना का और पुडुचेरी के उपराज्यपाल का। जुलाई 2024 यानी लगभग 1 वर्ष पूर्व उनको महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया। 2016 से 2020 तक वो कोच्चि का जो कॉयर बोर्ड है उसके अध्यक्ष रहे, बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और ऐसी खबरें हैं कि उनके कार्यकाल में जो नारियल के रेशे का निर्यात था वो 2532 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। 2020 से 22 तक बीजेपी को केरल प्रभारी रहे। अब उपराष्ट्रपति मैं क्यों कह रहा हूं कि हो ही गए, समझिए लोकसभा और राज्यसभा के जो सांसद होते हैं वो वोट डालते हैं। मनोनीत सांसद राष्ट्रपति चुनाव में भले न मतदान कर सकें लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान करते हैं, तो कोई समस्या है नहीं, बड़े मजे से वो बनेंगे। 20 प्रस्तावक, 20 अनुमोदक चाहिए, 15,000 रुपये जमा करने होते हैं। 21 अगस्त वो तारीख है, नामांकन की अंतिम तारीख है। तो मेरे ख्याल से आज या कल में जो गठजोड़ है, विपक्षी गठजोड़, उसका भी प्रत्याशी सामने आ जाएगा। 9 सितंबर को मतदान होगा, उसी दिन घोषित हो जाएगा। अब इसको समझिए, जो चंद्रपुरम पोन्नुस्वामी राधाकृष्णन है, कोयम्बटूर से आते हैं और उनका जो समुदाय है वो गाउंडर ओबीसी समुदाय से आते हैं। अब 2026 में विधानसभा का चुनाव है तमिलनाडु। भारतीय जनता पार्टी दक्षिण पर पूरी तरह से फोकस कर रही है। तमिलनाडु और केरल उसके लिए दूर की कौड़ी है, तो अब वो चाहते हैं कि धीरे धीरे उस तरफ भी जाए। ओबीसी वैसे भी देश भर में भी संदेश जाएगा, दक्षिण का संदेश है, देश का संदेश है। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 3.7% वोट मिला। 2024 लोकसभा चुनाव में 11.24% मिला, यानी लगभग 8% बढ़ गया। अब 24 में बीजेपी में तमिलनाडु कोई सीट नहीं मिली है। डीएमके 26.93 और एआईडीएमके 20.46। अब क्या एआईडीएमके के साथ समझौता होगा? राजनीति तो डीएमके एडीएमके के बीच ही होती है। द्रविड़ियन अस्मिता और हिंदी विरोधी राजनीति के बीच में क्या ये आगे ले जाएंगे? अच्छा, वहाँ समझिए, वैसे तो जातिगत तौर पर कहें तो वनियार हैं, थेवर हैं, गाउंडर हैं, ये ओबीसी समुदाय, ये बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश होगी, उपराष्ट्रपति का चयन किया उन्होंने उस समाज से, तो वो उनको स्वीकृति थोड़ी बढ़े वहाँ तमिलनाडु में। और जाहिर है ऐसे ही प्रतीकों से भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पार्टी बढ़ती है और बढ़ते हुए आगे जाती है। अब जाहिर है कि ये थोड़ा सा धर्म संकट जैसा होगा। किसके लिए ये धर्म संकट होगा? डीएमके के लिए। क्या डीएमके विरोध करेगी? अच्छा, इनके निजी तौर पर उनसे एमके स्टालिन, उनसे बड़े अच्छे संबंध हैं। ये कहा जाता है कि सीपी राधाकृष्णन, वो सबसे उनका बड़ा बढ़िया संबंध रहता है, बहुत मजे से वो सबके साथ जुड़े रहते हैं। तो अब देखना ये होगा कि उसका कितना लाभ मिलता है। एआईडीएमके तो उनको वोट करेगी ही करेगी, इसमें कोई इफ बट नहीं है, ये इसको समझिए। कोयम्बटूर में जब 98 में सांसद बने थे तो उस सांसद बनने में बहुत बड़ी भूमिका 98 में बम ब्लास्ट हुए थे वहाँ। 14 फरवरी मेरे ख्याल से तारीख लगती है वो जब थी ये। तो उस बम ब्लास्ट में वो कितने 50-60 लोग की जान चली गई थी, 200 लोग घायल हुए थे, अलग अलग 12 स्थानों पर धमाके हुए थे। अच्छा, पहले सही में देश में गजब कहीं भी धमाका हो जाता था, ये भी जरा सोचिए। और उसके बाद कोयम्बटूर से सीपी राधाकृष्णन जीते। अब देखना ये होगा कि सीपी राधाकृष्णन के आने का कितना लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। और जाहिर है कि वो स्पष्ट तौर पर देखें तो दक्षिण भारत, तमिलनाडु और ओबीसी, इसको अच्छे से संभाल के रखना है। और जिस तरह से राहुल गांधी जो राजनीति कर रहे हैं तो उसमें भी ये बहुत साफ साफ दिखता है। अच्छा, एक चीज़ और समझिए, उस 19,000 किलोमीटर की जो यात्रा थी उसमें समान नागरिक संहिता भी सबसे बड़ा मुद्दा था। समान नागरिक संहिता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बहुत शानदार व्यक्तित्व हैं, बहुत समर्पण के साथ, बहुत विनम्रता के साथ, ये तो बहुत एक तरह से प्रशंसा की, और प्रशंसा तो करेंगे ही जब आप करें। अब सवाल ये है कि राज्यसभा की कार्रवाई भी सीपी राधाकृष्णन जी को चलानी होगी।
धनखड़ जी की जगह वो आएंगे। तो एक तो जो ये बात, मतलब नाम तो मुझे नहीं पता था, तो मैं नहीं बता पाया था, तो वो मैंने स्वीकार किया। लेकिन ये भी मैं बताऊं कि मैंने स्पष्ट कहा था कि संघ संगठन विचार का व्यक्ति आएगा या बाहर का व्यक्ति आएगा। तो तय हुआ कि संघ संगठन विचार का व्यक्ति आएगा। अब इसको जैसे भी जो देखना चाहे वो देखे, लेकिन संघ संगठन और विचार का व्यक्ति ही उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर आकर बैठा है। तो ऐसे हैं हमारे होने वाले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, चंद्रपुरम पोन्नु स्वामी राधाकृष्णन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। अब देखना ये होगा कि विपक्षी पार्टियां, जैसे द्रौपदी मुर्मू जी के सामने यशवंत सिन्हा को उतारा था, यहाँ किसको उतारेंगे, क्या करेंगे, वो किस समाज से लेकर आएंगे, वो भी ओबीसी से लेकर आएंगे, वो क्या बिहार से किसी को लेकर आएंगे, क्या राजनीति होगी, ये देखने वाली बात होगी ये। और क्या अपने साथी लोगों को संभाल पाएंगे, क्योंकि सीपी राधाकृष्णन जी के, मैंने जो कहा ना कि सबसे अच्छे रिश्ते रहते हैं, तो उनके सिर्फ स्टालिन से अच्छे रिश्ते नहीं, उनके अच्छे रिश्ते उद्धव ठाकरे से भी। और उसका एक प्रमाण देखने को मिला जब संजय राउत ने कहा कि वो तो बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं। तो बढ़िया व्यक्ति हैं, तो क्या एनडीए को, जो उसके प्रत्याशी को उपराष्ट्रपति चुनाव में बहुत मत मिलने वाला है? जगत प्रकाश नड्डा जी ने कहा कि हम प्रयास करेंगे कि सर्वसहमति बन जाए, लेकिन राहुल गांधी जिस मूड में हैं, जिस अंदाज में हैं, उसमें वो सर्वसहमति जैसी चीज करके, वो तो लाल किले के समारोह में नहीं गए 15 अगस्त के, वो जिस तरह से चुनाव आयोग पर टूट पड़े हैं। अलग से उसकी बात करूंगा कि चुनाव आयोग पर उन्होंने जो आरोप लगाए थे, उसका जो जवाब दिया है ज्ञानेश कुमार जी ने, वो कितना सही है, कितना गलत है, वो सब बात करेंगे, कितना रह गया है, कितना और होना चाहिए। लेकिन सर्वसहमति इसीलिए, हालांकि हो जाए तो अच्छा है, लेकिन विपक्ष लड़ाता है, अपनी ताकत दिखाता है। अब देखना होगा कि उस ताकत दिखाने में कितनी ताकत कमजोर दिखती है। यानी जो विपक्षी गठजोड़ के 7 पार्टियां हैं, उन पार्टियों में से भी कितने लोग निकलकर सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में मत डाल देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद बस करते हैं कि पुराना अनुभव जो बहुत खराब रहा है धनखड़ जी वाला, वो इस बार ना हो। गरिमामय तरीके से सीपी राधाकृष्णन जी सदन चलाएं, उच्च सदन, और उपराष्ट्रपति की भूमिका का निर्वहन भी करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।